गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग बताइए। बढ़िया हो तो बढ़िया, बिंदास रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और अपने कार्य में व्यस्त रहो। ऑनलाइन क्लासों में आपका जोरदार स्वागत है। और आइए आज इस लेक्चर में हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट फर्स्ट ईयर। सब्जेक्ट कौन सा है बताओ? सब्जेक्ट तो आप पहचान ही गए होंगे, ड्राइंग एंड पेंटिंग। और ये लेक्चर नंबर है 95। कौन सा नंबर है? 95 नंबर का ये लेक्चर है। और इससे पूर्व वाले लेक्चर में यानी कि 94 नंबर का जो लेक्चर है उसमें चर्चा की थी अपन ने सांची के स्तूप के बारे में। किसके बारे में? सांची के स्तूप के बारे में, जिसका निर्माण काल मौर्य काल से प्रारंभ हो गया था और शुंग काल में भी चला और उसके अलावा सातवाहन काल में भी चला था। कल अपन ने चर्चा की थी सांची के स्तूप के बारे में, जिसमें चर्चा हुई थी कि उसके कौन कौन से भाग हैं, कब कब वो बनाया गया था, किन चीज़ों का उसमें उपयोग किया गया है और इस सांची के उद्देश्य, वो जो स्तूप है उसको बनाने के क्या उद्देश्य थे, अर्थात उस समय लोगों की क्या मान्यताएं थी आदि के बारे में अपनी चर्चा हुई थी। तो सांची के स्तूप के साथ ही जुड़ा एक और नाम है जिसका नाम है भरहुत का स्तूप। कौन सा? भरहुत का स्तूप। भरहुत का स्तूप या कई किताबों में आपको भारहुत भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? भारहुत। अब भारहुत कैसे देखो? BHA भर HUT भरहुत। ये भरहुत है, लेकिन इसको जैसे हिंदी में ट्रांस कर लेंगे तो BH, तो यह भी भय बन गो, ठीक है। और उसके अलावा ये आ की मात्रा है तो भा बन गो, भारहुत। तो इसे भारहुत भी छाप दिया कहीं पर, वैसे इसको भरहुत का बोलते हैं। तो भरहुत का स्तूप आज हम पढ़ेंगे, भरहुत या भारहुत का स्तूप। मैंने दोनों नाम इसलिए लिख दिए कि 2 दिन बाद में आप किसी भी किताब में पढ़ के आएंगे कि साहब इसमें तो भारहुत है इसका नाम और आपने इसको भरहुत बता दिया। आने वाली समस्या को समझते हुए मैंने पहले ही आपको दोनों नाम यहाँ पर लिख दिए, जिसको जो भी अच्छा लगे वो याद रखे। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से या तो भरहुत लिखा आएगा या भारहुत, आप तुरंत उसको समझ जाना, ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम इसकी स्थिति के बारे में पढ़ते हैं। मैंने आपको पहले भी इसकी स्थिति के बारे में बताया था कि ये शुंग कालीन मूर्ति कला का दूसरा प्रमुख केंद्र है। कौन सा? दूसरा प्रमुख केंद्र है शुंग कालीन मूर्ति कला का। इनका सबका निर्माण मौर्य काल में हो गया था, लेकिन मौर्य काल में केवल प्रारंभ हुआ था और अधिकांश भाग इसका कौन से काल में बना? शुंग काल में बना। कौन से? शुंग काल में। तो इनको मान्यता वैसे किसकी मिली है? शुंग काल की मिली हुई है। ये मानो आपने कोई भी काम प्रारंभ कर दिया और उसके बाद में जैसे आप सरपंच साहब हो गांव के और आप सरपंच साहब हैं, आपने किसी गांव में कोई भी एक विकास कार्य को प्रारंभ कर दिया और उसके 2 दिन बाद ही मान लो आप वहां से क्या हुए, आपका कार्यभार क्या हुआ? समाप्त हो गया और 2 दिन बाद में ही कोई दूसरा सरपंच आ गया और वो कार्य 3 साल तक चला, तो बताओ नाम किसका हो जाएगा? जो लोगों को नॉलेज होगी वो तो कह देंगे कि ये उस सरपंच के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था और अंत इसका वर्तमान में जो सरपंच है उसके काल में खत्म हुआ है। क्योंकि अधिकांश समय जिस सरपंच के काल में रहेगा उसी का नाम फेमस हो जाता है और लोग उसी के नाम से जानने लग जाते हैं। तो इसी प्रकार से सांची और भरहुत का जो स्तूप है उसका अधिकांश निर्माण कौन से काल में हुआ था? शुंग काल में हुआ था। तो शुंग कालीन माना जाता है सांची का स्तूप और भरहुत का स्तूप। तो शुंग कालीन मूर्ति कला का ये दूसरा सबसे अच्छा केंद्र है। कौन सा? प्रमुख केंद्र में
भरूच का स्तूप माना जाता है दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे कौन सा है? सांची का स्तूप, जो शिल्प कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शिल्प कला की दृष्टि से, शिल्प होता है ना मूर्ति शिल्प, तो मूर्ति शिल्प के अनुसार ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो भरूच को स्तूप है ये मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। कौन से जिले में? मध्य प्रदेश के सतना जिले में। जब इधर बीना रेलवे स्टेशन से जबलपुर रेलवे स्टेशन जाते हैं तो उसी लाइन पर आता है सतना जिला, तो वहीं से दिख जाता है। जब रेलगाड़ी से आप जाएंगे लोहा पतगामिनी से तो वहाँ से दिख जाएगा ये आपको। लेकिन वर्तमान में क्या है, ये भग्नावस्था में है, अर्थात इसके अवशेष शेष बचे हैं, बाकी ये लगभग नष्ट हो गया है। यह जो स्थान है ये बौद्ध स्तूप और कलाकृतियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किसके लिए? बौद्ध स्तूप के लिए। ये जो स्तूप है ये बौद्ध स्तूप है। इस बौद्ध स्तूप के लिए और इसके अलावा कलाकृतियों के लिए, मूर्ति शिल्पों के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध है। यहाँ का जो स्तूप है ये पुष्यमित्र शुंग द्वारा संभवतः 185 ईसा पूर्व के बाद में निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? पुष्यमित्र जो शुंग है उसके द्वारा निर्मित किया गया था। पुष्यमित्र शुंग कौन था? उत्तर जी, पुष्यमित्र शुंग शुंगकालीन संस्थापक था जिसने मौर्य काल का अंतिम शासक वृहद्रथ को हराकर मगध पर क्या कर लिया था? अपना अधिकार कर लिया था और शुंग वंश की स्थापना की थी। किसने? पुष्यमित्र शुंग ने। क्वेश्चन आ सकता है शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका उत्तर हो जाएगा पुष्यमित्र शुंग। उसके नाम के पीछे ही शुंग लगा हुआ है। उसने शुंग वंश की स्थापना की थी और मौर्य काल का जो अंतिम शासक था जिसका नाम था वृहद्रथ। वृहद्रथ इतना पराक्रमी राजा नहीं था। उसके समय में जो प्रजा थी और जो सैनिक थे वो तीतर बीतर हो गए, अर्थात वो उनमें मतभेद हो गया और वो क्या हो गए? सेना टुकड़ों में बिखर गई थी। इस कारण से पुष्यमित्र शुंग ने उसका फायदा उठाया और उसको मार गिराया और अपना शासन स्थापित कर लिया था। तो उन्होंने 185 ईस्वी पूर्व के बाद में इसे निर्मित करवाया था। पुष्यमित्र शुंग जो कि शुंग वंश का क्या माना जाता है? संस्थापक माना जाता है। श्री कन्नीगम ने, एक नाम है श्री कन्नीगम, श्री कन्नीगम, श्री कन्नीगम। तो श्री कन्नीगम ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में इस स्थल का पता लगाया था। तो श्री कन्नीगम ने सर्वप्रथम 1873 ईस्वी में, कब की बात है? 1873 में। तो 1873 ईस्वी में भरूच का जो स्तूप है जहाँ स्थान पर, उस स्थल का क्या लगाया था? पता लगाया था। 1873 ईस्वी में इस स्थल का पता लगाया था। इस स्थल का पता लगाया, इस स्थल का पता लगाया था। किसने लगाया था? श्री कन्नीगम ने लगाया था। श्री कन्नीगम कब लगाया था? श्री कन्नीगम ने 1873 ईस्वी में। कब लगाया था? 1873 ईस्वी में श्री कन्नीगम ने सर्वप्रथम इस स्थल का पता लगाया था। इसके अलावा 1876 ईस्वी में जनरल कन्नीगम ने ही, किसने इधर पता लगाया 1873 में, उसके 3 वर्ष पश्चात की बात है 1876 ईस्वी में, किसके द्वारा? इस कन्नीगम के द्वारा ही। तो 1876 ईस्वी में जनरल कन्नीगम ने यहाँ पर खुदाई करवाकर इस स्तूप की चारों ओर की जो बाड़ है उसको और इसके अलावा जो स्तंभों के अनेक अवशेष हैं उनको क्या करवाया था? कलकत्ता संग्रहालय में भिजवाया था। दोबारा सुनेंगे पूरी लाइन को। इधर 1873 ईस्वी में सर्वप्रथम भरूच के स्तूप का पता किसने लगवाया था? श्री कन्नीगम ने। श्री कन्नीगम ने कहा था कि भाई यहाँ पर भरूच का स्तूप था।
उसके स्थल के बारे में बताया। उसके बाद में इन्होंने 1876 ईस्वी में जनरल कनिंघम ने खुदाई करवाई और खुदाई करवाने के बाद में उसके चारों ओर बाढ़ और स्तंभों के अनेक अवशेष प्राप्त किए और उन अवशेषों को क्या किया, कलकत्ता संग्रहालय में भिजवा दिया, जहां पर भारत का कला संग्रहालय है। भारतीय कला संग्रहालय कहाँ पर है, कलकत्ता में है। तो कलकत्ता में भरूच के स्तंभों का और यहाँ के जो बाढ़ है चारों तरफ, स्तूप के चारों तरफ, उनके अवशेषों को भिजवा दिया कलकत्ता कला संग्रहालय में। क्वेश्चन ये आएगा कि भरूच के स्तूप के अवशेष वर्तमान में कहां पर सुरक्षित है। आपका उत्तर हो जाएगा कलकत्ता कला संग्रहालय में। कहां पर, कलकत्ता कला संग्रहालय में। ये स्तूप है वो चुनार जैसे रवादार लाल पत्थर का बना हुआ था। किसका बना हुआ था, चुनार जैसे रवादार लाल पत्थर का बना हुआ था। कौन से पत्थर का, लाल पत्थर का बना हुआ था, लाल पत्थर का बना हुआ था। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। और ये क्वेश्चन जो कंपटीशन की एग्जाम होती है, नौकरियों की जो एग्जाम होती है, फर्स्ट ग्रेड है, कॉलेज लेक्चरर है, उसके अलावा नेट का एग्जाम है, यूजीसी नेट, इन एग्जामों में, केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम में, नवोदय स्कूल के एग्जाम में, डीएसएसबी के एग्जाम में, आदि एग्जामों में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन ये था कि भरूच का जो स्तूप है निम्न में से किस पत्थर का बना हुआ था, या भरूच के स्तूप में निम्न में से किस पत्थर का प्रयोग किया गया था। तो इसका उत्तर है चुनार जैसे, चुनार पत्थर नहीं है लेकिन चुनार के जैसे रवादार लाल पत्थर का उपयोग हुआ है। इसमें दाने दाने होते हैं ना, दाने दाने वाला पत्थर, वो होता है रवादार पत्थर। तो रवादार लाल पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया है। और इसके जो तले का व्यास है वो 68 फीट है। जो स्तूप बना हुआ था इस प्रकार से, ये स्तूप बना हुआ था, इसका ये तला है बिल्कुल अर्धचंद्राकार के रूप में ये बना हुआ है। इसका जो तले का व्यास है वो 68 फीट है। कितना है, 68 फीट है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी कितनी हो गई इसकी, 68 फीट, अर्थात इसके तले का व्यास कितना हो गया, 68 फीट हो गया। इनके चारों ओर तोरण द्वार भी थे। जो ये स्तूप है, इस स्तूप के चारों ओर क्या थे, तोरण द्वार थे, और जिन पर शिल्प आकृतियां बनाई गई थी, जिन पर क्या किया गया था, पत्थर के ऊपर ही आकृतियां बनाई गई थी, जिनको कहते हैं शिल्प आकृतियां। तो दोबारा सुनेंगे कि इनके चारों ओर, चारों दिशाओं में 4 तोरण द्वार थे, जिन पर शिल्प आकृतियां बनाई गई थी। चारों ओर की जो पत्थर की जो बाड़ थी, वो बाड़ बड़ी ही विशाल थी, और जिसकी ऊंचाई कितनी थी, 7 फीट थी, 7 फीट और 1 इंच। उसकी जो चारों तरफ की जो विशाल बाड़ थी उसकी ऊंचाई बता रहे हैं। दीवार जैसे परिक्रमा जो क्षेत्र होता है वहां पर एक ऊंची दीवार होती है, बाड़ बोलते हैं जिसको, तो उसकी ऊंचाई थी 7 फीट और 1 इंच। भीतर की तरफ एक समाधि स्थल था, भीतर की तरफ क्या था, एक समाधि स्थल था। उस समाधि स्थल पर 12 इंच लंबी और 3.5 इंच मोटी ईंटों का प्रयोग किया गया था। यानी कि भीतर की तरफ जो समाधि स्थल बनाया गया था, भीतर की तरफ जो समाधि स्थल था स्तूप के अंदर, उसमें 12 इंच लंबी और 3.5 इंच मोटी ईंट का प्रयोग किया गया था। जैसे 12.5 इंच लंबी और 3.5 इंच मोटी, इस प्रकार की ईंट का प्रयोग इसमें हुआ था। इस साइज की ईंटों का इसमें प्रयोग हुआ था। दोबारा सुनेंगे कि चारों ओर की जो पत्थर की बाड़ है उसको वो एक विशाल बनाई गई थी, जिसकी ऊंचाई 7 फीट 1 इंच थी। और भीतर की तरफ जो समाधि भाग था, समाधि स्थल बोलते हैं जिसको,
उसमें जो ईंटों का प्रयोग किया गया था वो 12 इंच गुना 3.5 इंच की थी। 12 गुना, ये तो हो गया 12 गुना, और ये 3.5 इंच की मोटाई की थी। चारों दिशाओं में बने हुए जो इनके 4 तोरण द्वार थे उनकी जो ऊंचाई थी वो 20 फीट थी। चारों दिशाओं में इस प्रकार से तोरण द्वार बने होते थे। आपने सांची का भी तोरण द्वार देखा होगा, चारों दिशाओं में ऐसे तोरण द्वार बने हुए थे और ये अलंकृत होते थे। क्या होते थे? अलंकृत तोरण द्वार होते थे। इन तोरण द्वारों की जो ऊंचाई थी वो कितनी थी? 20 फीट थी। कितनी थी? 20 फीट। तो दोबारा सुनो कि चारों दिशाओं में जो तोरण द्वार थे उन तोरण द्वारों की ऊंचाई कितनी थी? 20 फीट थी। इसके साथ ही स्तूप, बाड़ और तोरण द्वार, स्तंभ, बडेरी, इन सब में बौद्ध कथाएं अंकित थी। उसके अलावा अलंकरण युक्त बनाया गया था और इसके अलावा नाग की भी कहीं कहीं पर शिल्प बनी हुई थी। शिल्प यानी कि मूर्ति बनी हुई थी, उसे खोद कर बनाया गया था पत्थर के ऊपर ही अलंकरण से युक्त। इसके अलावा यक्ष यक्षिणियों को भी बनाया गया था। भगवान बुद्ध के जीवन की ऐतिहासिक जो घटनाएं थी, अर्थात जन्म से लेकर जो मरण तक उनके जीवन में जो घटनाएं घटित हुई थी उनको भी इन दरवाजों पर क्या किया गया था? इन तोरण द्वार पर अलंकृत किया गया था, पत्थर के ऊपर उकेरा गया था। तो दोबारा सुनो कि इसके साथ ही स्तूप के ऊपर, बाड़ के ऊपर जो वेदिका होती थी, तोरण द्वार पर, स्तंभों पर और जो बडेरिया होती थी उन पर सर्वत्र यानी सभी जगह बौद्ध कथाएं अंकित थी, जिनको जातक कथाएं भी कहते हैं। अलंकरण भी हुआ था नाग, यक्ष यक्षिणियों की और भगवान बुद्ध के जीवन की ऐतिहासिक जो घटनाएं थी जिन्हें जातक कथाएं कहते हैं। भगवान बुद्ध के जन्म जन्मांतरों की जो कथाएं होती हैं वो जातक कथाएं होती है, उनका भी अंकन किया गया था। शिल्पकार ने इन अंकन को बनाने के लिए विशेष ध्यान रखा था। जनरल कन्निंघम ने, जिसने पता लगाया था किसके बारे में? भरूच के स्तूप के बारे में। कब? 1873 ईस्वी में। और 1876 ईस्वी में इन्होंने कलकत्ता कला संग्रहालय में इनके अवशेषों को भिजवाने की हमें जानकारी दी थी। तो उन्होंने भरूच के शिल्प का वर्णन किस किस प्रकार से किया है कि उन्होंने किया है कि लगभग 40 जातक कथाओं का दृश्य अंकित है। कन्निंघम ने ये बात कही हमसे कि भरूच के स्तूप में लगभग 40 जातक कथाओं का दृश्य अंकित है। कितनी जातक कथाओं का? 40 जातक कथाओं का दृश्य अंकित है। इसके अलावा 6 बुद्ध के जीवन से संबंधित ऐतिहासिक दृश्य भी यहाँ पर अंकित है। कितने? भगवान बुद्ध के 6 जन्म जन्मांतरों की कथाओं को भी यहाँ पर उकेरा गया है, बनाया गया है। इसके अलावा लगभग 40 यक्ष यक्षिणियों के, देवताओं के और नागराज की बड़ी मूर्तियों का यहाँ पर निर्माण किया गया है। उस वक्त क्या है, मानव रूपी आकृतियां नहीं बनती थी, अर्थात देवी देवताओं की, राक्षसों की, यक्ष यक्षिणियों की, द्वारपालों की, नागों की, पशुओं की, इन सब की मूर्तियां बनाना तो अलाउ था, लेकिन मानव रूपी मूर्ति बनाना, चित्र बनाना कुछ भी अलाउ नहीं था। केवल प्रतीकों के रूप में भगवान बुद्ध के अवशेषों की पूजा होती थी, जैसे कि स्वास्तिक बना दिया, ओम बना दिया, त्रिशूल बना दिया, डमरू बना दिया आदि के रूप में इनके प्रतीकों की और प्रतीक चिन्हों की क्या होती थी? पूजा होती थी। ये सब मूर्तियां बनना कब प्रारंभ हुआ था? कुषाण काल में। जो अपन आगे पढ़ेंगे ना कुषाण काल, उसमें एक राजा हुए थे कनिष्क राजा, उन्होंने सोने के सिक्के चलाए थे। कनिष्क राजा के समय में ये मूर्तियां बनना प्रारंभ हुआ था। और कुषाण काल में हम पढ़ेंगे गांधार शैली और मथुरा शैली। और गांधार शैली में सलेटी पत्थर का प्रयोग हुआ था और मथुरा में लाल बलुए पत्थर का। मथुरा तो अपन जानते हैं यूपी में है, मथुरा वृंदावन, बस वहीं की बात करेंगे, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, अभी नहीं करेंगे।
इन मूर्तियों में ज्यादातर जो मूर्तियां हैं उनके नाम भी उन मूर्तियों में क्या है, खुदे हुए हैं। भाई ये मूर्ति किसकी है और कब की है, किसकी जातक कथा है, क्या दृश्य है, आदि चीजें उसमें खुदी हुई है। उनमें अनेक पशुओं की मूर्तियां भी बनी हुई है, अनेक पशुओं की मूर्तियां भी वहां पर बनी हुई है, और अनेक प्रकार के वृक्षों की आकृतियां भी अंकित है, अनेक प्रकार की वृक्षों की आकृतियां भी वहां पर अंकित है। और मूर्तियों में थोड़ी सी सजीवता है। मूर्तियां इस प्रकार से बनाई गई है जैसे कि मानो कि वो मुंह बोलेंगी, अर्थात एकदम एज इट इज हूबहू वैसी की वैसी मुंह बोली मूर्तियां बनाई गई है। कहाँ की बात हो रही है, ये बारूद के स्तूप में जो मूर्तियों का अलंकरण हो रखा है दरवाजों पर, तोरण द्वारों पर, उसके बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं। बिठा दिया जाए। अब चर्चा करेंगे अपन मानव जीवन में प्रयोग में आने वाली अनेक वस्तुओं का भी यहाँ पर अंकन किया गया था। मानव जीवन के यानी कि इंसान के जीवन में प्रयोग में होने वाले वस्तुओं के बारे में भी यहाँ पर प्रयोग हुआ था, जिसमें गहने बने हुए थे। आभूषण पहनते हैं ना स्त्री पुरुष, तो गहनों का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ था, कपड़ों का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ था, और उसके अलावा बर्तनों का भी यहाँ पे प्रयोग हुआ। बर्तनों के अलावा बाजे का भी, गाजा बाजा होता है ना वाद्य यंत्र, उन सब का भी यहाँ पे प्रयोग हुआ। उसके अलावा अस्त्र शस्त्र होता है, एक तो हथियार होते हैं, एक तो हाथ से चलाया जाता है जो अस्त्र, और जो फेंक कर चलाया जाता है वो शस्त्र। नाव का भी प्रयोग हुआ था यहाँ पर, रथ का भी प्रयोग हुआ, पताका, और उसके अलावा राज चिन्ह का भी यहाँ पर प्रयोग हुआ था। तो यहाँ पर किस किस का प्रयोग हुआ, जो इंसान के जीवन में काम आने वाली चीजें थी, गहने यानी आभूषण, जवाहरात बोलते हैं जिसको, कपड़ों का, बर्तन का, बाजे का, अस्त्र शस्त्र का, रथ का, नाव का, पताका, और इसके अलावा राज चिन्ह का भी यहाँ पर उपयोग किया गया था। जातक दृश्यों में कुछ बड़े आस्यादपद दृश्य भी थे। जातक दृश्य थे उसमें कुछ आस्यादपद, क्या थे आस्याद, चलो दोबारा लिख देता हूं क्लियर सा थोड़ा। ये आस्यादपद क्या होते हैं, यानी कि जिनको देख के क्या आ जाए, हंसी आ जाए, जिनको देख के हंसी आ जाए, तो ऐसे आस्यादपद दृश्य भी यहाँ पर अंकित थे। मुख्यतः इनमें बंदरों से संबंधित दृश्य ज्यादा थे। किससे, बंदरों की जो अटखेलियां हैं उससे संबंधित यहाँ पर दृश्य ज्यादा थे। जैसे कि एक दृश्य में बंदरों का एक समूह है, वो गाजे बाजे के साथ में जा रहा है भाई, यानी एक बंदरों का एक ग्रुप है, और उस ग्रुप में आगे के जो बंदर हैं वो कुछ वाद्य यंत्र बजा रहे हैं, ढोलक बाजा, हारमोनियम, नंगाड़ा, पुपाड़ी सब बजा रहे हैं, और नाचते कूदते हुए जा रहे हैं। तो उसको देख के हंसी आ जाती है कि देखो बंदर भी इंसान की तरह नाच रहे हैं, बजा रहे हैं, गा रहे हैं आदि। तो ये एक प्रकार से क्या है, हास्यप्रद दृश्य है, हंसने की बात है, इसमें हंस जाते हैं अपन, हंसी आ जाती है। और एक और दूसरा दृश्य, उस दूसरे दृश्य में एक मनुष्य का दांत एक संडासी से उखाड़ा जा रहा है,
यानी कि एक मनुष्य है, उसके दांत में दर्द हो रहा है, तो दूसरा व्यक्ति एक संडासी लेकर उसके दांत को क्या कर रहा है, उखाड़ रहा है, और उसका दांत उखड़ नहीं रहा, तो उसको दांत को उखाड़ने के लिए एक हाथी का प्रयोग किया गया था, अर्थात उस दांत के एक रस्सी बांधी गई और एक हाथी से उस रस्सी को खींचा गया, तब जाके वो दांत उखाड़ा गया। अब देख लो, हंसी आएगी कि नहीं आएगी आप बताओ? मेरे को तो आ रही है बहुत तेज हंसी, लेकिन आपको भी आ रही होगी, क्योंकि एक इंसान का दांत उखाड़ने के लिए एक संडासी को मंगाया गया पहले, और संडासी के माध्यम से एक रस्सी बांधी गई, और उस रस्सी को कौन खींच रहा है बताओ? हाथी खींच रहा है, तब जाके वो आदमी का दांत उखाड़ा जा रहा है। अगर हाथी दांत को खींचेगा तो बताओ आदमी भी घसीटता हुआ चले जाएगा, दांत वांत का कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन एक हंसने की बात है, पहले ही बता दिया मैंने कि हास्यास्पद यहाँ पर दृश्य भी अंकित है। भारत में अनेक स्थानों पर नागों के दृश्य भी अंकित है। किसके? नाग देवताओं के दृश्य भी यहाँ पर अंकित दिखाई देते हैं, यानी कि जो नागों को देवताओं के रूप में बनाया गया है और वो भी यहाँ पर अंकित है। एक चित्र में 2 मंजिले भवन की छत पर, यानी कि एक मंजिल में एक बिल्डिंग है, उसमें 2 मंजिल का कोई मकान है, तो उस 2 मंजिल भवन पर जो छत पर है स्त्रियां हैं, स्त्रियों का अंकन किया गया है जो कि इंद्र की सभा की अप्सराएं हैं, यानी कि एक 2 मंजिल का मकान भी अंकित किया गया है। और वो जो दूसरे नंबर की जो छत है, फर्स्ट फ्लोर, एक तो होता है ग्राउंड फ्लोर, एक होता है फर्स्ट फ्लोर, तो 2 मंजिल का जो मकान है उसकी छत पर क्या किया गया है, उसकी छत पर कुछ स्त्रियों को दिखाया गया है, और माना जाता है कि जो ये स्त्रियां थी वो इंद्र की सभा की अप्सराएं थी, और ये स्त्रियां यहाँ पर क्या कर रही है, नाच रही है, डांस कर रही है, अपना नृत्य दिखा रही है। और इनके नाम भी बताए गए, एक जगह इनके नाम भी लिखे हुए हैं कि भाई एक का नाम तो है सुभद्रा, एक का नाम है सुदर्शना, एक का नाम है मित्रकेशी, क्या नाम है, मित्रकेशी, और एक का नाम है अलम्बुस, क्या नाम है, अलम्बुस। अब अपने जमाने की तरह नाम दौड़िए, किसी का नाम केसंता, गीता, सीता, राम प्यारी, ऐसे नाम नहीं है, उस जमाने के नाम थे सुभद्रा, सुदर्शना, मित्रकेशी, अलम्बुस आदि का नाम अंकित मिलता है। ये सब स्त्रियां थी, वो इंद्र भगवान की सभा की अप्सराएं थी जो नृत्य करते हुए कहाँ दिखाई गई है, भरूच के अंदर एक 2 मंजिल का जो भवन मिला है उस भवन की छत पर। तो बौद्ध धर्म में भी संगीत का कोई स्थान नहीं था वैसे, परंतु सांची और भरूच का जो शिल्प है वो लोक जीवन से अधिक अनुप्रेरित माना जाता है। बाकी की चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। बस थोड़ा सा मैटर और बचा है भरूच के स्तूप के बारे में, और लास्ट में अपन चर्चा करेंगे सांची के स्तूप और भरूच के स्तूप में तुलना करेंगे आपस में, यानी कि सांची और भरूच का स्तूप मध्य प्रदेश में है, सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, और भरूच का स्तूप सतना जिले में है। दोनों में क्या अंतर था, भरूच का स्तूप भग्नावस्था में है और इसके जो अवशेष थे वो कलकत्ता संग्रहालय में रखवा दिए गए हैं, और सांची का स्तूप तो यथा स्थान अभी खड़ा हुआ है। अगर मौका मिला तो अपन सब घूम के आएंगे, देख के आएंगे, कॉलेज के वास्ते नहीं तो अपने शिष्य और गुरु परंपरा के वास्ते अपन जाके आएंगे। तब तक आप इनके नोट्स बना लो और थोड़ा पढ़ लो, एग्जाम पास कर लो, बीए कर लो, एमए कर लो, उसके बाद चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सब बोलो भारत माता की जय।